हेलो साथियों। साथियों देखो, आप सभी को पता होगा कि भाई स्टेनो की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हर 2-3 साल में आती रहती है। ठीक है। स्टेट की अलग आती है और सेंटर की अलग आती है। सेंटर में जैसे भाई एसएससी लेती है, ठीक है ना, या फिर दिल्ली की अलग आ गई, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई, ये ऐसे आती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वैकेंसी सचिवालय की आती है, अधीनस्थ विभाग की आती है और हाई कोर्ट की आती है। काफी लोग 100 में से 99% है वो तैयारी करते हैं सिर्फ लगने के लिए। ठीक है। लेकिन लगने के बाद उनको पता चलता है कि यार असली मजा था वो हमने छोड़ दिया। ठीक है। असली मजा कहाँ था? सचिवालय में। काफी लोगों को कम पता रहता है कि सचिवालय में क्या क्या बेनिफिट अलग से मिलते हैं, वो लगने के बाद ही पता चलता है। तो आज इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कि भाई स्टेनो की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, और मेनली देखो प्रमोशन है तो प्रमोशन किस प्रकार से होता है, सचिवालय में प्रमोशन कैसे होगा, अगर आपको मंत्रालय मिलता है तो वहां पे प्रमोशन कैसे मिलेगा। पिछली भर्ती की बात करें तो पिछली भर्ती आई थी 2018 में। ये है पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन। ये देखिए 4/7/2018 को जारी हुआ था और आज इसको 5.5 साल हो गए हैं भर्ती आए हुए। तो अब जल्दी नई वैकेंसी आने वाली है स्टेनोग्राफर की। पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें देखो भाई, सचिवालय में इसकी पोस्ट थी 70। ठीक है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके अंदर पोस्टें थी 5, और सबसे ज्यादा जो पोस्ट थी वो थी अधीनस्थ विभाग के अंदर, 1010 पोस्ट। अधीनस्थ विभाग में 108 डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे आपका पीएचईडी हो गया, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आयकर हो गया, डब्ल्यूआरडी हो गया, ठीक है, फिर स्कूल हो गया, फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, फिर एसडीएम ऑफिस हो गया। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट है। भूजल विभाग हो गया, ईआरसीपी जो नया डिपार्टमेंट बना ये हो गया। ठीक है। ये काफी सारे डिपार्टमेंट है, सारे मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। अब देखिए भाई, इसकी योग्यता क्या रहेगी? तो वो है 12वीं पास। साथ में आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा और होना चाहिए। ठीक है। ओ लेवल, चाहे वो आरएससीआईटी हो या फिर अदर हो। पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है? तो शासन सचिवालय मिलती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और जो अधीनस्थ विभाग है मंत्रालय के वहाँ पे। इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल कैसी है भाई? पोस्टिंग आपको देखो शासन सचिवालय में मिलेंगी तो आपके मजे ही मजे हैं। ठीक है। सचिवालय में आप एक पीए के रूप में काम करते हैं वहाँ पे। जैसे सचिवालय में कोई मान लो कोई आरएस लेवल का अधिकारी है, आईएएस लेवल का अधिकारी है, ठीक है, सेक्रेटरी है, तो उनके आप पीए के रूप में काम करते हैं, उनके केबिन में बैठते हैं। केबिन के पास आपके पास दूसरा केबिन होगा अलग, और पर्सनल केबिन होगा आपके पास भी। वहाँ आप बैठेंगे अंडर आरएस ऑफिसर एज ए पीए। ठीक है। सीएमओ में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। हाई कोर्ट के थ्रू लगते हैं आप। जैसे हाई कोर्ट में अभी चल रही है फिलहाल स्टेनोग्राफर की, तो उसमें आप जज है या उनके अंडर में आप काम करोगे, बैठोगे। सरकारी टाइपराइटर, देखो टाइपराइटर इसका यूज पहले होता है, आजकल कंप्यूटर का यूज होता है। तो कंप्यूटर में जैसे भाई कोई मेल आई है, ठीक है, तो मेल आपको बतानी है, ठीक है, निकाल के देनी है। और अदर भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, डब्ल्यूआरडी है। ठीक है। यहाँ पे देखो, जो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी चीफ इंजीनियर के नीचे। ठीक है। चीफ इंजीनियर का जो केबिन होगा उसी के बगल वाले केबिन में आपका ड्यूटी रहेगी, आपकी वहाँ पे चेयर रहेगी। टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट आ गए यहाँ पे। यानी बहुत ही शानदार मजे की नौकरी है, सचिवालय में भी और मंत्रालय में भी। काम की बात करूं भाई, काम क्या रहता है? तो देखो पहले काम क्या था कि चीफ इंजीनियर है या बड़े अधिकारी है, उनके साथ आपको जाना रहता था। वो मीटिंग में जो भी शब्द बोलते, जो भी कहते, आपको उनको शॉर्ट जो विधि थी उसमें लिखना रहता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। ठीक है। अब क्या है? अब सिर्फ काम इतना है कि अधिकारी हैं तो उनके पास कोई फाइल आई है, कोई नोट शीट आई है, ठीक है, कोई लेटर आया है, तो लेटर आपको लेना है और अधिकारी को देना है। अधिकारी कोई लेटर भेजने के लिए कहें तो वो अधिकारी से लेके आपको कहीं अदर जगह पे भेजना है, ये काम है। कहीं ऑफिसर का टेलीफोन आता है तो डायरेक्ट उसको अधिकारी से आप बात करवाओगे, यानी आप उसके एक पीए के रूप में काम करते हैं। मीटिंग सर्कुलर है तो इसकी सूचना देना आप अपने अधिकारी को। ठीक है। पावर तो पावर देखो, डायरेक्ट आप टच में रहते हैं अपने अधिकारी के, तो आपकी पावर अच्छी रहती है। आपको कोई काम अटकता है मान लो तो आप काम बनवा सकते हैं। ठीक है। ड्यूटी का टाइम 9:30 से और 6 बजे तक ड्यूटी का टाइम रहता है आपका। शनिवार एतवार की छुट्टी रहती है। अब देखो बात करें भाई तनख्वाह की। यहाँ पे अपन सैलरी की बात करते हैं, फिर आगे प्रमोशन की बात करेंगे। 3600 ग्रेड पे में आती है लेवल 10 में। 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन में आपको मिलेगी तनख्वाह कितनी? 23,700। फिर आपकी कुछ कटौती होंगी। कटौती क्या होंगी देखो, एक चीज और बता देता हूँ,
कई आप अभी यूट्यूब पे वीडियो चेक करोगे तो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने अभी करंट में वीडियो डाल रखी 3-3 4-4 महीने पहले की, उन भाइयों को भी ये चीज़ें नहीं पता है कि भाई राजस्थान में एनपीएस हट चुका है। एनपीएस की कोई कटौती भी नहीं होती है, ओपीएस की कटौती होती है, ठीक है ना? ओपीएस के तहत पैसा कटता है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। फिर भी लोग क्या अंधाधुंध वीडियो डाल देते हैं बगैर देखे। ये मैंने मेरे ऑफिस में जो भी अभी स्टेनोग्राफर नए लगे हैं और जो पुराने हैं उनसे सर्च करके ना नॉलेज लेके तभी आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। जेपीएफ में पैसा कटेगा 2100 रुपये और आरजीएचएस है जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसमें आपका 440 रुपये कटेगा। आपके हाथ में 2 साल तक कट पिट के फिक्स सैलरी ये आएगी 21,000 रुपये। अब जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा आपका फिक्सेशन होगा लेवल 10 में, आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी 33,800 हो जाएगी। आज देखो डीए चल रहा है 42% अभी, और अभी जो ये जुलाई 2023 का डीए ये बढ़ना बाकी है। अगर ये अब बढ़ जाता है दीपावली से पहले पहले तो आपका डीए हो जाएगा कितना 46%। तो डीए अपना 42% लेके चलते हैं, ये डीए हो जाएगा 14,196 रुपये और एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है वो कितना हो जाएगा 3,042। ठीक, ये जेड कैटेगरी की सिटी में मिलता है। वाई कैटेगरी सिटी जैसे मान लो आपकी ड्यूटी वही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, ये जो सिटी एरिया है वहाँ पे होती है, ठीक है, सिटी के अंदर, तब आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 18%। और इन्हीं जो ये वाई कैटेगरी सिटी है इसमें सिटी अलाउंस और मिलता है 1,000 रुपये सिटी अलाउंस मिलेगा। जयपुर में कोटा में 1,000 मिलता है, बाकी जोधपुर बीकानेर वहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है, 700-800 रुपये मिलता है। कोई इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस कम मिलता है, जैसे मान लो आपका अधिकारी है कहीं निरीक्षण के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, मान लो कि जयपुर से कोटा जा रहा है, बीकानेर जा रहा है और आपको साथ लेके जा रहा है, तब आपको अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ये पर डे 1100-1200 रुपये मिलता है तकरीबन। अब देखिए कटौती की बात करें तो वो ही है भाई, जीपीएफ में आपके 2100 रुपये, स्टेट इंश्योरेंस एसआई में 2200 रुपये कटेंगे। ये दोनों आपके आप रिटायरमेंट होते हैं तब मिल जाते हैं विद इंटरेस्ट, और आप बीच में भी निकलवा सकते हैं। आरजीएचएस में आपके 658 रुपये कटेंगे। टोटल कटने के बाद आपके खाते में ये तनख्वाह आएगी, बहुत ही शानदार सैलरी आएगी। इसलिए साथियों अभी कहता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है तो जज्बे के साथ अभी लग जाओ। 1 साल आप कड़ी मेहनत करो, अगले साल से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। अब देखो सैलरी में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है, तो आपका जो बेसिक पे 33,800 उसमें हर साल 1 जुलाई को 3% का इंक्रीमेंट लगता है, इस प्रकार से लगता है वो। और जो आपका महंगाई भत्ता है डीए वह साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, ठीक है। तो अपने ग्रोस मान के चले तो हर साल आपकी सैलरी में 10 से 11% की वृद्धि होती है। छुट्टी की बात करें तो देखिए छुट्टी आपको मिलेंगी हर सैटरडे संडे की मिलेंगी, गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाता है वो भी मिलेगा। और एजुकेशन लीव आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी मिलेंगी। एजुकेशन लीव का एक रूल है, आरएसआर रूल लगता है, वो क्या है कि आप प्रोबेशन पीरियड में छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। इससे ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो उतना ही टाइम पीरियड आपका आगे बढ़ जाएगा प्रोबेशन पीरियड। और प्रोबेशन 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप एक बार में 6 माह की छुट्टी ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल तक की छुट्टी ले सकते हैं आप, ठीक है, पढ़ाई के लिए। क्वार्टर की बात करें, देखो क्वार्टर मिल जाता है, पर जैसे बड़े जो सिटीज हैं जयपुर है उनमें थोड़ा टाइम लगता है, 3 साल 4 साल लग जाता है आपको मिनिमम क्वार्टर लेने में। ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, जैसे आपकी ड्यूटी कोटा आ गई और आपको चाहिए भाई जयपुर करवाना है, ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे पोस्ट खाली हो 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है इसमें आसानी से। अब मेनली जो पॉइंट आता है वो क्या है भाई, वो है प्रमोशन का। प्रमोशन किस प्रकार से होंगे आपको, तो एक तो होता है एसीपी रूल 9/18/27, ये सभी को मिलता है। ये क्या होता है, जैसे भाई आप बने स्टेनोग्राफर, पीए जो निजी सहायक है ग्रेड सेकंड में, मान लो निजी सहायक ग्रेड फर्स्ट इसमें आपका प्रमोशन होना है और वहाँ पे सीटें खाली नहीं है, तो 9 साल बाद आपका ऑटोमेटिक एसीपी में प्रमोशन हो जाएगा। ये 3600 ग्रेड पे से आप डायरेक्ट 42 ग्रेड पे में 9 साल बाद आ जाएंगे, ठीक है। रहेंगे आप क्या, पीए सेकंड निजी सहायक ग्रेड देते ही रहेंगे। वो छोड़ो, वो सिचुएशन आती नहीं है, उससे पहले ही आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो साथियों प्रमोशन की बात करें, अपन सचिवालय की बात करेंगे अलग, ये यहाँ पे मंत्रालय की देखते हैं कि अगर आपकी जो पोस्टिंग होती है मंत्रालय में किसी डिपार्टमेंट में होती है तब आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। तो सबसे पहले जब आप लगोगे तो किस पद पे लगोगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड 3600 ग्रेड पे। अब इसका नाम नया रख दिया है पीए ग्रेड सेकंड, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इस पोस्ट पर आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा पीए ग्रेड फर्स्ट में।
पहले इसका नाम था सीनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट। ये आती है 4200 ग्रेड पे में, यानी एक सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर मान लो। यहाँ से आप मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है ना, जो पीए ग्रेड फर्स्ट पोस्ट है। इसके बाद आपका प्रमोशन होगा पीए के पद पर, आप पीए बन जाओगे और आपकी जो ड्यूटी लग जाएगी वो किसी चीफ के ऑफिस में लग जाएगी, ठीक है, चीफ इंजीनियर हो गया या फिर कोई आरएस ऑफिस है उसके लेवल, उसके नीचे लग जाएगी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में पीए। ये आता है 5400 ग्रेड पे में, ठीक है। यहाँ से आप देखो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई ऊपर की पोस्ट खाली है या फिर नहीं है। अगर ऊपर की पोस्ट जो अतिरिक्त निजी सचिव की पोस्ट खाली है, ठीक है, तब आपका प्रमोशन होगा पीए से एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अतिरिक्त निजी सचिव। ये आता है 5400 ग्रेड पे में, ठीक है। 5400 ग्रेड पे यानी कि आप मान लो एक एसडीएम है उसके बराबर, यानी आरएस बनता है, एसडीएम बनता है, उसको 5400 ग्रेड पे स्टार्टिंग मिलती है, तो उसके बराबर आप पहुंच जाओगे। आपकी यहाँ से पावर भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आप एक अधिकारी के लेवल में रहोगे, अधिकारी के पास रहोगे। अगर आपका कोई काम अटकता है तो आप तुरंत काम करवा सकते हो। यहाँ से आपका प्रमोशन होगा निजी सचिव के पद पर। ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, निजी सचिव है, ये आता है 6000 ग्रेड पे के अंदर, ठीक है। और इस पोस्ट पर मिनिमम आप 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ठीक है, तब आपका प्रमोशन हो जाएगा वरिष्ठ निजी सचिव। अब देखो वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर सभी नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर भाई जो जल्दी सर्विस में लग जाता है, जल्दी यानी कि अपनी 20-21 की एज में जो सर्विस में लग जाता है, वो प्रमोशन पाके वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पहुंच जाता है 6600 ग्रेड पे में। बाकी ज़्यादातर निजी सचिव के पद तक ही रिटायर हो जाते हैं। अब देखो ये तो मंत्रालय के अधीन था, मंत्रालय के अधीन निजी सचिव के पद पर लगभग सभी पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी बनता है सचिवालय में। सचिवालय में प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है, क्यों, वहाँ पे सीटें ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा सीटें हैं तो जल्दी खाली भी होंगी, इसलिए फटाफट प्रमोशन होता है। एलडीसी में मैंने बताया था कि भाई एलडीसी में देखो मंत्रालय वाला तो 5400 ग्रेड पे तक पहुंच के, अच्छा 1000 ग्रेड पे तक पहुंच के रिटायर हो जाता है, और जो सेक्रेटरी ऑफिस में लगते हैं, सचिवालय में लगते हैं, वो भैया 80 ग्रेड पे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एलडीसी बनने वाले। वही इसमें है स्टेनोग्राफर में। अगर आप स्टेनोग्राफर सचिवालय के अंडर बनते हैं तो आपके पास पावर भी रहेंगी, साथ ही प्रमोशन फटाफट होंगे आपके, जल्दी होंगे। अब सचिवालय में एक एडिशनल पोस्ट होती है डिप्टी सेक्रेटरी की, ये 82 ग्रेड पे में आती है, ठीक है, यहाँ पर आप पहुंच जाओगे सचिवालय में अगर आप लगते हो तो। अब साथियों एक चीज़ और रह गई थी इसमें, वो क्या था भाई, वो था इसका एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस। ये देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी आपका पेपर होगा वो 2 फेज के अंदर होगा। फेज फर्स्ट है, इसमें तो होगा भाई एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का एक पेपर होगा, ठीक है, और एक पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी एग्जाम पैटर्न सेम टू सेम एलडीसी के इक्वल का है। इसलिए मैं आपको दोनों वीडियो एक साथ बता रहा हूँ, मैंने कल ही एलडीसी का वीडियो डाला है कि अगर आप किसी एक की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम उसी से जुड़ा हुआ है, सिलेबस में कोई 5-7% का अंतर है बस। अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एलडीसी का एग्जाम ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगा। फेज फर्स्ट में वो ये सामान्य ज्ञान, इसमें इंडिया जीके भी कुछ आ जाती है, ठीक है। इसका सिलेबस है, उसका पैटर्न मैं अपने जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है फाइंड जॉब एजुकेशन, उस पर मैं इसका सिलेबस की पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक करना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान, ठीक है, तीनों के 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और ये पेपर होगा 100 नंबर का। फिर हिंदी और अंग्रेजी, ये देखो यहाँ पे रामबाण आपके लिए, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले सकते हैं। 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के पर्सन आएंगे, 100 नंबर के होंगे जो, और 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। फेज फर्स्ट में पास होने के बाद फेज सेकंड में आपका नंबर आएगा, वहाँ पर एलडीसी में टाइपिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी जो आपकी आशुलिपि है, ठीक है, आप शॉर्ट हैंड कर लिखते हैं, वो हो जाएगी। परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट, यहाँ पे 10 मिनट दिए जाएंगे और 100 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें देखो अगर आप इंग्लिश में करते हैं, आपको कोई एक चीज़ सुनना है, या तो आप हिंदी में कर लो या इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में ही आपका शॉर्ट हैंड लिखा जाएगा, आशुलिपि लिखी जाएगी, और उसका जो कंप्यूटर में अनुवाद है वो भी इंग्लिश में ही किया जाएगा। और हिंदी में सुनते हैं तो हिंदी में किया जाएगा। ये 100 नंबर के होंगे, 400 नंबर में आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी। तो साथियों देखो, मैंने आपको पूरा डिटेल वाइज एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताई है, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई है, हमारे डिपार्टमेंट में जो स्टेनोग्राफर नए लगे हैं और जो पुराने हैं अभी रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, उनसे मैंने ये पूरी डिटेल लेके, नॉलेज लेके तब आपको ये वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।
ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो मेरा वो आपको पहुंचा सकूं।